कनाडा की जेल में बंद एक कैदी जिसकी उम्र लगभग 74 साल के आसपास होती है, 19 मई 2024 को उस पर हमला बोल दिया जाता है। जब उस पर हमला बोला जा रहा था और वह चीखने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उसका मुंह बंद कर दिया करता था ताकि उसकी आवाज दूर तक ना पहुंचे, और उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी हालत मरने लायक नहीं हो गई, यानी कि मरने की कगार पर नहीं पहुंच जाता। जब पीटने वाले वह आराम से इत्मीनानी हो जाते हैं कि उसे पीटकर खुश हो जाते हैं, तब उसको छोड़ देते हैं। अब यह बात पहुंचती है पुलिस प्रशासन तक। पुलिस प्रशासन के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसकी हालत को गंभीर देखते हुए वह नजदीक में एक हॉस्पिटल होता है, क्यूवेट में, उस हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा देते हैं और कई दिनों तक इलाज चलता रहता है। लेकिन 31 मई 2024 को उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उस कैदी की उपचार के दौरान मौत होती है, अब इस घटना को जो गूंज थी वह अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल जाती है। साथ ही पुलिस ने उन व्यक्तियों की तलाश करना शुरू किया, आखिरकार किस व्यक्ति ने इस पर हमला किया, तो कोई भी उसका नाम बताने को तैयार नहीं होता। दरअसल नाम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि मरने वाला जो कैदी होता है वो बहुत ही खूंखार किस्म का कैदी होता है। उसने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 49 महिलाओं की हत्या की बात उसने खुद से कबूल की थी। न केवल उसने हत्या की थी, बल्कि उसने सुअर के मांस में उन महिलाओं को मांस को मिलाकर खाने पर लोगों को मजबूर कर दिया। बाकी बचे हुए अवशेषों को सुअर को डाल दिया करता था कि सुअरों को खाने में वो महिलाओं के थोड़े बहुत अवशेष उनको खिला दिया करता था, उसके अवशेषों को खा सकें। इसलिए जिन कैदियों ने हमला किया था उनके बारे में अन्य कैदी भी जानते थे, लेकिन उस कैदी के मरने से वह सब के सब खुश थे, इसलिए हमलावर का कोई नाम नहीं बताना चाहता था। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैदी कौन था, क्यों इसने इतनी सारी हत्याएं की, क्या आखिरकार वजह थी। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। आप देख रहे हो प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से दोस्तों हम ऐसी कहानी आपके लिए ढूंढ करके लाए हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करो, कमेंट करके आप भी बताओ यह कहानी आपको कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो जो भी मेरे भाई, वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर डेली के डेली एक नई जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कनाडा एक जो देश है उसका ही एक शहर लगता है पोर्ट कोकी, जो साल 1949 में अक्टूबर को पैदा होता है। इसके परिवार में इसके माता पिता और दो भाई होते हैं। यह एक इनकी बहन होती है, क्योंकि घर में इनके पिग फार्म, सुअरों का फार्म जहां ये रहते थे, और उनका मीट बेचा जाया करता था। जब कुछ बच्चे बड़े हो रहे थे तो माँ बाप ने बेटी को अपने मामा के यहाँ भेज दिया था, उसकी परवरिश वहीं हो सके। और जो दोनों बच्चे होते हैं उन्हें बच्चों को माँ बाप अपने साथ ही लगा लिया करते थे, ताकि वह भी पिग फार्म में आराम से काम कर सकें। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जो एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट। रॉबर्ट दरअसल स्कूल में भी पढ़ने जाया करता था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती थी। उसके कपड़े की हालत, उसके पहनावा हुआ बेरहग जो भी था, उसके बाल, क्योंकि वह साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, इसलिए अपने ऊपर ध्यान न देने की वजह से जैसी उसकी हालत होती थी वैसी हालत में वो स्कूल के चला जाया करता था, और स्कूल में उसको बच्चे चढ़ाया करते थे।
अजीब अजीब तरह के नाम लिया करते थे। और इसी और बीच में बच्चों ने उसका नाम रख दिया था पिग्गी, और उसे बदबूदार पिग्गी के नाम से बुलाया करते थे। वो बहुत ज्यादा चिढ़ता था, बच्चे उसको चिढ़ाया करते थे, इसलिए उसका मन भी फिर किसी काम में नहीं लगता था। तो घर में किसी के साथ बातचीत करता था, ना ही विद्यालय में वह किसी के साथ बातचीत करता था, और अकेला ही गुमसुम रहा करता था। जब वह 12 साल का हो जाता है, तब उसने एक बछड़ा पाला। उस बछड़े को वो अपने हर वक्त अपने साथ रखता था, और उसकी बहुत ज्यादा खिदमत करता था, ताकि उससे लगाव हो सके। जो भी अपने सुख के दुख की बातें होती थीं, वह बछड़े को बताया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, जब वो विद्यालय में पढ़ने के लिए गया था, तब उसका जो बछड़ा था वो उसके घर से, उस फार्म से गायब हो जाता है। जब वापस आता है स्कूल से, तो वो देखता है कि उसका बछड़ा वहां पर नहीं है। वो अपने बछड़े को पूरे फार्म में घूमता है, ढूंढता है, साथ ही आसपास की जगह जहाँ पर इलाके होते हैं वहां पर भी ढूंढता है। तभी उसने अपनी आंखों से देखता है कि कुछ लोग उसके बछड़े की हत्या कर देते हैं और उसकी खाल उतारते रहे थे। और जब उसने इस बात का विरोध किया कि यह तो उसका बछड़ा है, तो इस बात पर उस बालक को, जिसका नाम होता है रॉबर्ट, रॉबर्ट को बहुत ज्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुई। और रॉबर्ट ने जो इस बात का विरोध भी किया, लेकिन वो बड़े लोग थे, उसके सामने विरोध भी नहीं कर पाता, इसलिए घर आता है, रोता रहता है। ऐसे फिर आगे चलकर कुछ दिन के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद अपने पिता और अपनी माँ के साथ ही उसने पिग्गी फार्म में अपना काम शुरू करना दिया। यानी पिग में जो उसका शुगर का फार्म था, उसमें काम करता था। माँ से बहुत ज्यादा लगाव था, पिता से लगाव इसलिए नहीं था, बचपन में उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान कम और इस काम में ज्यादा ध्यान दिया था, और वह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में लालची थे। कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी भी वहां नहीं रहते, इसलिए जैसे जैसे बड़ा होता है, साल 1963 के आसपास जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसने एक प्रोफेशनल तरीके से कसाई करते हुए किसी जानवर को काटते हैं, उसके उसी तरीके से अपना एक पिग्गी फार्म कसाई का काम शुरू कर दिया। प्रोफेशनल तरीके से उसने कसाई का काम शुरू किया। उसी फार्म हाउस में रहता, और उसी में कसाई का काम किया करता था। जो मीट होती थी उसको बेचा करता था, उनको उससे बेचा करता था। ऐसे ही आगे वक्त बढ़ता चला जा रहा था। साल 1991 में उसका किसी से झगड़ा हो जाता है, और 1-2 साल और बीतते हैं। लगभग 3 या 4 ऐसे झगड़े थे, जिन झगड़ों को बूझ थाने तक पहुंच जाती है। और यह मामूली से झगड़े थे, लेकिन 23 मार्च 1997 को उसका एक और झगड़ा हो जाता है। बेंडी नाम की एक महिला होती है। बेंडी नाम की महिला के ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की कि एक व्यक्ति जिसका नाम रॉबर्ट है, रॉबर्ट उसके पास आता है, क्योंकि वो रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर का काम किया करती थी, और उसके पास आता था, उससे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के बाद उसने कहा कि अब मैं तुम्हें यहाँ मिलने नहीं आऊंगा, बल्कि अगर तुम्हें मिलना होगा वेंडी, तो तुम्हें मेरे फार्म पर आना पड़ेगा। लड़की उसके फार्म पर पहुंच जाती है। 23 मार्च 1997 को जब उसके फार्म पर पहुंच जाती है, तो वो उसके हाथ बांध देता है, और हाथ बांधने के बाद उसको नशीला पदार्थ खिलाता है, जिससे वह थोड़ा नशे में हो जाती है। इसी बीच में उसने उसके साथ यौन शोषण संबंध भी बनाए, और जिन संबंध बनाने के बाद उसने उसके चाकू से
उसको एक के बाद एक कई बार किए। तकरीबन उस महिला को छूट जाती है, छूटकर वहां से भाग जाती है, भागकर अपनी जान बचाती है, सीधा पुलिस में जाती है। पुलिस में जाके यह शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस इस मामले की शिकायत तो दर्ज कर लेती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है और मामले की जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल में लगभग 2 साल का समय भी बीत जाता है। 27 जनवरी 1998 को पुलिस यह कहते है उस केस को खत्म कर देती है, क्योंकि इस महिला को नशीली दवाइयों का सेवन करने की बहुत ज्यादा लत थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिलते कि इस महिला पर हमला उस व्यक्ति ने ही किया है या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने किया है। इसलिए इस केस को खत्म किया जाता है। रॉबर्ट अपने काम में लगा हुआ था। उसकी आदत हुआ करती थी, वो किसी न किसी रेड लाइट एरिया में जरूर जाया करता था और रेड लाइट एरिया में जाने के बाद किसी भी महिला के साथ वहां बैठकर शारीरिक संबंध बनाया करता था। इस तरह से जब आगे बढ़ने लगता है, तभी 6 फरवरी 2002 को पुलिस उसके फार्म की जांच करने के लिए एक नोटिस जारी करती है। कहती है हमें तुम्हारे फार्म की जो उसका शुगर का फार्म था उसकी वह जांच पड़ताल की जाएगी। और इसके लिए जांच पड़ताल करने की वजह यह थी क्योंकि उस इलाके में जितने भी रेड लाइट एरिया हुआ करते थे, उन रेड लाइट एरिया व काम करने वाली महिलाएं लगातार गायब हो रही थीं। एक साल में 20-20 महिलाएं जब गायब हो रही थीं, तो इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन की थोड़ी मुसीबत बढ़ जाती है। इसलिए जो पुरानी शिकायतें थीं जो 1997 में की थी, उस शिकायत को भी पुलिस ने गंभीरता से लिया। एक बार पिंक फार्म पर एक सेक्स वर्कर के साथ पास पर हमला हुआ था, इसलिए एक बार वहां भी जांच कर लेते हैं। अब पुलिस प्रशासन जैसे पहले नोटिस चिपका के आती है, नोटिस चिपका कर आने के बाद जब जांच पड़ताल की जाती है, तो यहाँ हैरान करने वाली बात सामने आती है। दरअसल वहां कई मानव के कंकाल मिलते हैं, साथ ही साथ लगभग 33 अलग अलग महिलाओं के डीएनए सैंपल पाए जाते हैं कि यह महिलाएं यहाँ पर आई थीं। साथ ही 6 ऐसी महिलाओं के डीएनए सैंपल से बिल्कुल पुख्ता से पता चलता है कि उनके शरीर की कुछ जांचें, कुछ हड्डियां मिली थीं, जो कि हड्डियों को उन जो शुगर फार्म था उसके में खाने में भी उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। अब इस बात को देखते हुए पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो जाता है। रॉबर्ट को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इसको हवालात में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ से फिर केस की सुनवाई होती है। जब पुलिस ने कुछ जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चलता है कि कई महिलाएं लगातार जो गायब हो रही थीं, उन महिलाओं के गायब करने में इसी रॉबर्ट का हाथ है, क्योंकि उन महिलाओं के कुछ अवशेष, कुछ डीएनए सैंपल, जिनसे यह सख्त पता चलता है कि क्योंकि उसी के शुगर फार्म पर मिले जाते हैं। अब पुलिस के उससे जब जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो 6 महिला उसके जो आरोप थे बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं। 6 महिलाओं का न केवल इसने हत्या की, बल्कि हत्या करने के बाद उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े करने के बाद जो सुअरों का मीट दूसरों सुअरों के मीट में मिलाकर लोगों को बेचा था, उसी मीट में उन महिलाओं का मीट भी शामिल कर लेता है। साथ ही जो महिलाओं के अवशेष होते हैं, उन अवशेषों को सुअरों को खाने में मिलाकर खिला देता है। उनके अवशेष महिलाओं के अवशेषों मिलाकर उनको दे दिया करता था और वह खाया जाया करते थे। यानी वहां पर सिर्फ हड्डियां के अलावा बाकी और कुछ शरीर का हिस्सा मिलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कुछ हिस्सा मनुष्य खा चुके थे, कुछ हिस्सा सुअर खा चुके थे, क्योंकि उसको चारे के रूप में दिया गया था।
अब 6 महिलाओं की हत्या का आरोप जब इस पर सिद्ध हो जाता है तो इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही ये कहा जाता है अगले 25 साल तक जमानत नहीं ले सकता। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। साल 2012 में ये बकाया था। एक पत्रकार ने जब जाकर इससे वीडियो इंटरव्यू करने के लिए अपील की तो वीडियो इंटरव्यू करने के दौरान इसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं एक और हत्या करना चाहता था। यानी मैंने 49 हत्याएं की हैं और एक और हत्या कर देता तो कुल मिलाकर 50 हत्याएं हो जाती। इसलिए मुझे एक हत्या का हमेशा अफसोस रहेगा। इसी दौरान इसने एक जेल में रहते हुए किताब लिखी और किताब में जो पूरी कहानी थी, पूरा मामला था, उसने बयां कर दिया। जैसे ही शासन को यह पता चलता है कि तत्काल प्रभाव से इसकी किताब को रोक लगाई दी जाती है ताकि किसी को इस बात की भनक न लगे कि आखिरकार इसने इतनी हत्याएं की थीं लेकिन नहीं की थी। पुलिस प्रशासन ने इस लिस्ट की जारी लिस्ट में पता चलता है कि सोरोन मिल्स्ट्रेन, एंड्रिया वेरा चर्च, जॉर्जनीन व मनीला, जैकलीन डायरनर हीदर, जॉन फिर हेल मई, हॉलमर्क व पोस्ट्रिया हेदर व ग्रेवल तानिया, होल्के सेरी हेल, इंगा टिफनी, सारा जीजे, इस तरह की लगभग 26 महिलाओं की इसने हत्या की थी लेकिन साबित हो पाता। इसलिए पुलिस ने इस पर हत्या पर रोक लगा इस पुलिस ने इस किताब पर इसकी पर रोक लगा दी। इंटरव्यू के दौरान इसने स्वीकार किया कि इसने 49 हत्याएं की हैं और एक और हत्या का अगर कर देता तो यह इसकी पूरी 50 हत्याएं हो जाती। इस बात का इसको अफसोस रहेगा। उससे पहले 19 मई 2024 को यह सलाखों के अंदर था। तभी इस पर अचानक से सलाखों के पीछे बंद था तो इसी बीच किसी ने इसी पर हमला कर दिया। हम बताया करते हैं कि हमला सामूहिक रूप से किया गया था। जब चीखने की यह कोशिश करता था तो कोई इसका मुंह बंद कर लेता था जिससे कोई इसकी आवाज न सुन सके। बाकी कैदियों में बड़ा रोष था जिस तरह से इसने हत्याएं की। हत्या करने के बाद उसका महिलाओं का जो मीट इंसानों को खिलाया था, महिलाओं का जो अवशेषों को सूअरों को खिलाए थे, इसी पर बात को गुस्सा बहुत पनप रहे थे लोग। 19 मई 2024 को इस पर हमला किया गया तो इसे खूब जमकर पीटा गया और इस बात की न कोई भनक तक नहीं लगने दी। प्रशासन के लोग वहां पहुंचे थे तो प्रशासन के इसको उपचार के एक हॉस्पिटल में भेजा गया। हॉस्पिटल 31 मई 2024 को यह दम तोड़ देता है और यह कहानी फिर दुनिया के सामने आती है कि आखिरकार एक व्यक्ति कितना खूंखार था। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियस किलर में गिना जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग रहो, अपना ध्यान रख सको और अपने घर वालों का ध्यान रख सको और अपने देश का ख्याल रख सको। और आखिरकार मैं यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम।